यहां पर बैठ के। आपको अगर आप सच्चाई नहीं बता सकते हो तो आप झूठ तो मत बोलो ना, देश को बेवकूफ मत बनाओ। सेना वही करता है जो ऊपर से ऑर्डर रहता है। ये फेलियर किसका? भारत सरकार का फेलियर है सारा। और कहीं ना कहीं अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और चाइनीज की गतिविधियों को अगर हम समझ नहीं पाए हैं और देख नहीं पाए हैं, उसको नजर नहीं रख पा रहे हैं, तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? भारत सरकार की बनती है। आप फौजों को क्यों दोष दे रहे हो? वो तो वही करेगा जो ऊपर से ऑर्डर रहता है। मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर वो आप ऐसा करने लगोगे जिस तरह से आप बोल रहे हो कि ये सेना की गलती है, बाकी जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा और आपका अपना यूट्यूब चैनल फैक्ट मीडियम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना के बॉर्डर पे हो रहे टेंशन्स के बारे में, और साथ ही साथ चाइना को कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, चाइना ने अप्रैल से ही LAC के पास अपनी सेना बढ़ाना शुरू कर दिया था, और ये इलाका पेंगोंग झील और गलवान घाटी के पास का था। तो पहली बार झगड़ा हुआ भारत और चीन के बीच में 5 मई को। ये इसलिए क्योंकि चाइना के सैनिक LAC को पार करके कई किलोमीटर अंदर तक घुस चले आए थे। फिर पेट्रोलिंग करने आए भारतीय सैनिकों से उनकी झड़प हो गई। 9 मई को भी चाइनीज सैनिक सिक्किम के नाकुला सेक्टर में अंदर घुस आए थे, तो फिर उनमें दोबारा झड़प हुई और जिसमें भारत के 4 और चाइना के 7 जवान जख्मी हुए। ऐसा ही करते करते चाइना और भारत ने अपनी अपनी आर्मी की संख्या बॉर्डर पे बढ़ाना शुरू कर दी। रक्षा मामलों पे लगातार लिखने वाले पत्रकार अजय शुक्ला ने ये बातें कही भी थी कि बॉर्डर पे हालात ठीक नहीं है, पर कुछ फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोगों ने इन बातों को नहीं माना। फिर उनकी बात सच निकली और वहाँ के हालातों के हिसाब से 15 जून की रात को बहुत ही हिंसक झड़प हुई, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए और चाइना के भी 43 से ज़्यादा जवानों की मरने और जख्मी होने की खबर आई। दोस्तों, हमें चाइना की आर्मी के बारे में जानने के लिए उसके इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। चाइना में 1949 में सभी बाहरी ताकतों को हराकर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सत्ता हासिल की। उसको ये सत्ता दिलाने में PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का बहुत बड़ा हाथ था। तो इसलिए उनके आज़ाद होने के बाद भी चाइना की आर्मी का नाम चाइनीज़ आर्मी नहीं PLA रखा गया। दोस्तों, 2013 में शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने और उनका इरादा है कि 2050 तक अपनी आर्मी को दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर आर्मी बना दे। आर्मी का बजट बढ़ाने की शुरुआत 1990 से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि उस समय तक चाइनीज आर्मी यानी PLA का जुड़ाव सिविल इंडस्ट्री से था। चाइना की आर्मी का सिविल इंडस्ट्री से डिपेंडेंसी हटाने के लिए उन्होंने उसका बजट बढ़ाना शुरू कर दिया। ये सब काम चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। तो क्या जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं दुनिया में वो सब ऐसी ही विचारधारा रखती हैं? जी नहीं। सभी कम्युनिस्ट पार्टीज का मेन मकसद होता है कॉलोनियल रूल से देश को आज़ाद कराना और अपनी सरकार चलाना। पर चाइना में अपनी सरकार चलाने का मतलब ये था कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज हो। वहाँ के स्टूडेंट भी अगर कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं तो
वे सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। अगर वे ऐसा करेंगे तो उनके घर वालों को धमकाया जाएगा ताकि वो ऐसा ना करें। चाइना कई सारे टैक्टिक्स यूज करता है जिससे वो अपना दबदबा दूसरे देशों पे बना सके, जैसे टेक ट्रैप। उसने दुनिया के कई देशों को इस ट्रैप में फंसा रखा है। वन बेल्ट वन रोड को बनाने के लिए चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी बीच वो कई सारे देशों को अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए लोन भी देता है और जो देश वो लोन नहीं चुका पाते हैं उनकी ज़मीन या बंदरगाह हड़प लिए जाते हैं। जैसे श्रीलंका का एक टापू 99 सालों के लिए चाइना के पास चला गया। अफ्रीका के भी कई ऐसे देश हैं जिनकी ज़मीन चाइना के पास चली गई, उनको कर्ज में डुबोकर। दोस्तों, चाइना ने WTO के ट्रेड रूल्स का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। आजकल चाइना का सामान आपको हर देश में मिल जाएगा, पर जब इंपोर्ट करने की बात आती है तो पीछे हट जाता है। चाइना में दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क्स का भी इस्तेमाल नहीं होता है। उनके यहाँ यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया नेटवर्क्स का इस्तेमाल नहीं होता है। उनके जगह उनके यहाँ खुद का यूट्यूब, फेसबुक, गूगल और अमेज़न है। चाइना दूसरी कंट्रीज की टेक्नोलॉजी कॉपी करता है और उन्हीं का क्लोन अपने देश में बना देता है, जिससे बाकी कंट्रीज को फ़ायदा ना पहुंच सके। तो आप लोग सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, कोई इंटरनेशनल कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकता? जी नहीं, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है जो डिक्टेटरशिप वाली है और वो उन कंपनीज को बचा के रखती है जो उसके अंदर डेवलप हुई है। तो चलिए जानते हैं चाइना को बॉयकॉट कैसे कर सकते हैं, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के लेवल पे। दोस्तों, चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे आसान तरीका होगा कि गवर्नमेंट इंपोर्ट टैक्सेस लगा दे वहां से आने वाले सामान के लिए। यूएसए ने ऐसा करके भी दिखाया है। हम आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो आपको बताएगा यूएसए और चाइना के ट्रेड वॉर के बारे में। पर क्या ये इंडिया कर सकता है? जी नहीं, क्योंकि इंडिया अभी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो चलिए जानते हैं हम कैसे प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। दोस्तों, इंडिया और चाइना में ट्रेड बहुत ही इम्बैलेंस है। इंडिया सिर्फ $16 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और चाइना करीब $70 बिलियन का इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। ये डेटा 2018-19 का है और ये जो अंतर आ रहा है उसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। पिछले सालों में हम देखें तो ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही गया है। मोबाइल फ़ोन से लेकर दवाइयों तक हम बड़े पैमाने पे चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो इन चीज़ों पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अगर हमें चाइना को बॉयकॉट करना है। बंद करने का मतलब ये नहीं है कि हम चाइनीज़ सामान को यूज़ करना बंद कर दें और उसकी जगह रिप्लेसमेंट ना लाएं। कुछ चीज़ों में ये करना बहुत आसान है, जैसे हम अपने फ़ोन में जो भी चाइनीज़ ऐप्स हैं उन्हें डिलीट कर सकते हैं और उनकी जगह प्ले स्टोर पे और नए ऐप्स ढूंढ सकते हैं जो हो सकता है उससे अच्छी क्वालिटीज़ में भी होंगे। लेकिन इस चीज़ में सरकार का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अगर चाइना के ऐप्स को बॉयकॉट करने में लगे हैं, उसी वक्त अगर गवर्नमेंट अपना ऑफिशियल अकाउंट टिकटॉक पे बना रही है तो उससे इस भावना को कमज़ोरी मिलती है। दोस्तों, हम हार्डवेयर भी चाइना की तरफ से आने वाला बॉयकॉट कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जो फ़ोन और टीवी यूज़ कर रहे हैं उन्हें फेंक दें, क्योंकि उसका पैसा तो चाइना के पास जा चुका है। तो इन केस में हम ये कर सकते हैं कि अगली बार कोई सामान खरीदें
तो वो चाइनीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे सैमसंग कोरियन कंपनी है, HTC ताइवान की है, नोकिया फिनलैंड की है, एसएस ताइवान की है, एप्पल USA की है, माइक्रोमैक्स और लावा इंडियन कंपनी है। तो इन सब से आप सामान खरीद सकते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसा भी कहेंगे कि इनमें चाइनीज़ पार्ट्स यूज़ होते हैं। तो चाइना को बॉयकॉट करने के लिए 4 लेवल्स हैं। जो पहला लेवल है वो कहता है चाइनीज़ कंपनी को बॉयकॉट करो। दूसरा लेवल है मेड इन चाइना को बॉयकॉट करो। तीसरा लेवल है चाइनीज़ पार्ट्स जिसमें यूज़ हो रहे हैं उसको बॉयकॉट करो। और चौथा लेवल है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को बॉयकॉट करो। तो मेरे मायने में फर्स्ट लेवल पे हर इंडिविजुअल काम कर सकता है, इसलिए आप सबको फर्स्ट लेवल पे ध्यान देना चाहिए। बाकी लेवल पे गवर्नमेंट ध्यान दे पाएगी और उसके रिप्लेसमेंट्स धीरे धीरे आ जाएंगे। दोस्तों, बहुत से इंडियन स्टार्टअप्स हैं जिनका कुछ परसेंट चाइनीज़ कंपनीज ओन करती हैं। तो हमें देखना होगा कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर 10-20% है तो थोड़ा सेफ है। अगर ये 40 से ज़्यादा % है तो आपके डेटा के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। कई इंडियन स्टार्टअप्स जैसे जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, ओयो, बायजूस, ओला, ये सब चाइना के द्वारा इन्वेस्टेड हैं। अगर 40 से 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ कंपनी का होगा तो डिसीजन मेकिंग भी उनकी होगी और आपके डेटा के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पे नाचती है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि हमें चाइनीज़ फूड को भी बॉयकॉट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। चाइनीज़ फूड में कई इंडियंस रोज़गार पाते हैं और अगर हम ऐसा करेंगे तो उनका रोज़गार छिन जाएगा। और ऐसी कई डिशेज हैं जो इंडिया में बनी हुई है पर उनको हम चाइनीज़ मानते हैं, जैसे मोमोज नॉर्थ ईस्टर्न है। अब मैं बताने जा रहा कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ध्यान दे सकती जिससे हम चाइना को अच्छे से बॉयकॉट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। इसमें हम इंपोर्ट टैक्सेस घटाते हैं और साथ ही कई ऐसे बैरियर्स हटाते हैं जिससे इंपोर्ट आसानी से हो। तो हमें चाइना के अलावा और सभी देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए जिससे आसानी से उनके साथ हम ट्रेड कर सकें। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 8 सालों से बातचीत में ही अटका हुआ है और साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट को अपने अंदर इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे बाकी लोग हमारे यहाँ ट्रेड करने के लिए उत्सुक हों। उसके लिए हमें करप्शन हटाना पड़ेगा और कई ऐसे इंटीरियर फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा जिससे हमारी इंडस्ट्रीज को फ़ायदा पहुँचे। दोस्तों, अगर आप ये इंडिविजुअल लेवल पे और गवर्नमेंट इन लेवल्स पे काम करना शुरू कर दे तो हम चाइना को बहुत आसानी से बॉयकॉट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सच में कुछ इफेक्ट पड़ेगा और अगली बार चाइनीज़ कंपनी का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मेन हमें उसी को बॉयकॉट करना है, बाकी काम गवर्नमेंट कर देगी। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया और चाइना में जितने भी टेंशन्स हो रहे हैं उन पे कई लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं जिससे हम लोग भ्रमित होते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ। तो कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों को भी बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी ऐसी यूनिक, इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी मिल सके। धन्यवाद।